मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। आज प्रोग्राम में चंद रेगुलर मुद्दात के हवाले से बात रहेगी। ईद तो अब गुजर गई है और अब ईद के बाद का सियासी मंजरनामा क्या होगा। फिलहाल ये ईद के बाद का जो हफ्ता है अभी सियासी एतबार से तो ज़रा हल्का फुल्का गुजरेगा। उतनी ज़्यादा गर्मा गर्मी, उतना ज़्यादा हंगामा आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन लेट द वीक स्टार्ट अगैन फ्रॉम मंडे। सो उसके बाद सियासी मंजरनामा क्या बनेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ मुज़ाकरात का भी दावा करती रही है। ईद से पहले भी सो मच हो के एक सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखे जाने की खबर भी आई थी, जो कि बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिनाई कर दी। लेकिन कम अज़ कम मुज़ाकरात तक की जो गुफ्तगू थी उस पर स्टैंड किया। PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन उसके साथ ये भी कहती है कि हम ईद के बाद एहतजाज करेंगे। सो अब ईद का तो इख्तिताम हो चुका है, अब PTI एहतजाज के लिए सड़कों पर निकलेगी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, वेदर कंडीशंस पूरे पाकिस्तान के सामने हैं, तो इन वेदर कंडीशंस में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर सकती है या फिर PTI मुज़ाकरात के ऑप्शन की तरफ जाएगी। मुज़ाकरात कहाँ पर करेगी? पार्लियामेंट के अंदर करेगी, पार्लियामान से बाहर करेगी, पॉलिटिकल पार्टीज से करेगी, एस्टैब्लिशमेंट से करेगी। एस्टैब्लिशमेंट ने पहले ही वाज़ेह अंदाज में कह दिया है कि हम मुज़ाकरात करने के किसी आइनी दायरा कार में नहीं आते, आइनी और कानूनी दायरा कार में नहीं आते। सियासी जमातों को आपस में करने चाहिए मुज़ाकरात। बजट पेश हो चुका है। ईद के बाद अब जो वर्किंग वीक स्टार्ट होगा उसमें बजट की डिस्कशन होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना शेडो बजट प्रेजेंट क्यों नहीं किया, कोई इकनॉमिक वाइट पेपर प्रेजेंट क्यों नहीं किया। ईद से पहले भी हमें जितनी डिबेट्स देखने में मिली पार्लियामान के अंदर, कौमी असम्बली या सेनेट में, वहाँ पर रेगुलर गुफ्तगू की गई जो अमूमी तौर पर की जाती है सियासतदानों की जान, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में की जाती है, पार्लियामान में तजावीज़ आती हैं। तो क्या अब ईद के बाद हमें नज़र आएगा कि पार्लियामान के अंदर और बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुआशी बेहतरी के लिए, इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कोई अपनी फिजिबल, कोई सॉलिड किस्म की तजावीज़ लेके आए जो कि वर्केबल हों, अचीवेबल हों और डुएबल हों, जिन पे हुकूमत एग्री भी कर सके। और जहाँ तक हुकूमत की बात है, सिर्फ अपोजिशन का ही सामना नहीं होगा ईद के बाद जो एक सियासी हंगामा स्टार्ट होगा, बल्कि इत्तेहादी भी नाराज़ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाराज़ है, ना सिर्फ सेंटर में बल्कि पंजाब में भी पीपल्स पार्टी ने एक तरह से साथ नहीं दिया। ऐवान में मौजूद नहीं थी मुस्लिम लीग नून के साथ बजट के हवाले से, लेकिन उसके साथ साथ MQM भी नाराज़ है। जो बजट में शदीद टैक्सेस लगाए गए हैं, सैलरीड क्लास पे टैक्सेस लगाए गए हैं और जो तेल, बिजली, गैस वगैरह की कीमतें मज़ीद बढ़ाई जाने की इम्कानात हैं, बल्कि डेफिनेटली बढ़ाए जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना खुद भी कह चुके हैं कि तेल, बिजली की कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी। तो इस इकनॉमिक कंडीशन में हुकूमत क्या एक चौमुखी लड़ाई लड़ सकेगी? अपोजिशन का सामना भी होगा, इत्तेहादियों के नाराज़गी का सामना भी होगा। इन्हीं सवालात पर कुछ दीगर मुद्दात के हवाले से बात करते हैं। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं शुएब शाहीन साहब, सीनियर रहनुमा हैं, मरकजी सरकर्दा रहनुमा है PTI के। मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा है, वज़ीर आज़म के तर्जुमान हैं फॉर लीगल अफेयर्स बैरिस्टर अकील मलिक साहब। थोड़ी ही देर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। कादिर खान मंदोखिल साहब हमारे साथ आज प्रोग्राम में कमिटेड थे। शुएब शाहीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मूड क्या है? ईद अब गुजर गई, ईद आप लोगों ने मना ली, आपके वर्कर्स ने भी मना ली, अब आपका मूड क्या है? अब वर्कर्स को लेकर सड़कों पर निकलेंगे एहतजाज के लिए? गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, क्या करेंगे? मुज़ाकरात करेंगे, एहतजाज करेंगे? देखें, हम हर वो आइनी और कानूनी रास्ता अडॉप्ट करेंगे जिसकी हमें आइन इजाज़त देता है, और हर मौजूदा हुकूमत के जो फाशिस्ट हरकतें हैं उसको पॉइंट आउट भी करेंगे, उसके खिलाफ एहतजाज पार्लियामान के अंदर भी करेंगे, पार्लियामान के बाहर भी करेंगे, हम जलसे भी करेंगे और जुलूस भी निकालेंगे, लॉन्ग मार्च भी करेंगे, मुजाहरा भी करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो धरना भी देंगे। और जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है, आपको पता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जमाल मुंतखिल साहब ने जो उस दिन कहा था, उस हवाले से खान साहब ने इजाज़त दे दी है। और उसके हवाले से भी अगर कोई इन्वायरमेंट ऐसा हुआ जो कि अभी वजाहत तो नहीं लगता, तो बहरहाल मुज़ाकरात भी होंगे। लेकिन हमने एक बात तहैया कर रखा है
कि इस मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाने के लिए, ठीक है, ये बात आपकी दुरुस्त है, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन जरा इसकी वजाहत कर दें। आपने कहा जी हम जलसे, जुलूस, एहतजाज, रैलियां, साथ में आपने लॉन्ग मार्च का भी लफ्ज इस्तेमाल किया, धरने का भी लफ्ज इस्तेमाल किया। तो ये लॉन्ग मार्च कहां से कहां तक आप कर सकते हैं, हुकूमत को गिराने के लिए कर सकते हैं, धरना कहां पर दे सकते हैं? देखें, लॉन्ग मार्च तो ज़ाहिर है हम पूरे पाकिस्तान से ला करके इस्लामाबाद की तरफ ही रुख करेंगे ना। अच्छा, क्योंकि जहाँ असल हमारा डिस्प्यूट है। दूसरी बात यह है कि धरने की अगर जरूरत पड़ेगी तो नेचुरली धरने का भी प्लेस इस्लामाबाद की ही होगी। अच्छा, और उसके लिए तो तय करेंगे हम इन सारी चीज़ों को। और उसके लिए तो अभी जो जिसको कह रहे हैं कि हमने हर वो तरीका कार, लेकिन धरना अगर होना हुआ तो इस्लामाबाद में कहां पर हो सकता है? डी चौक में तो अब धरने की ममानियत है, रेड जोन में तो धरना आप नहीं दे सकते, तो कहां देंगे? देखें, अभी तो हमें जलसे के लिए हम इस्लामाबाद में इजाज़त मांग रहे हैं और उसके लिए हमारे 26 तारीख फिक्स हो चुकी है और जस्टिस बाबर सत्तार साहब उस केस को सुन रहे हैं। अभी हमें पहले जलसे की एक दफ़ा इस्लामाबाद की हदूद के अंदर इजाज़त मिल जाए, फिर सिट इन का भी हमदार है, उसका जो तरीक़ाकार है वो भी हम अडॉप्ट करेंगे। मगर अभी जो इस वक्त सिचुएशन है वो ये है कि हमने पूरे पाकिस्तान में एहतजाज और जलसे जुलूस उसके लिए बिल्कुल लॉन्ग मार्च, बिल्कुल ठीक है। ऑन दिस पॉइंट लेट मी टेक द डिबेट टू गवर्नमेंट। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, बैरिस्टर साहब, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन की बाकी पार्टीज इल्ज़ाम लगाती हैं कि आप लोग फैशिस्ट रवैये अडॉप्ट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे एहतजाज करना, जलसे करना किसी भी सियासी जमात का हक है, आप उनको अगर वो हक नहीं दे रहे तो ये फैशिज्म है ना, और उसके लिए उनको अब हक लेने के लिए हाई कोर्ट तक जाना पड़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। देखें, यही बात है इस मखसूस सियासी जमात की जो बार बार आवाम की आंखों में धूल झोंक रही है। क्या इनको 8 जून के जलसे की इजाज़त नहीं मिली? अब ये कहें कि हमारी मर्ज़ी मनोहन जहाँ पे हम करना चाहते हैं, खा वो डी चौक हो, खा वो ब्लू एरिया हो, खा वो ये कहते हैं कि शायद मोनाल में इनको जगह दे दी जाए कि वहाँ पे जाके जलसा करें, तो ये इस तरह पॉसिबल नहीं होगा। जो सूटेबल प्लेस होगी, परेड ग्राउंड में आ जाएं, परेड ग्राउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले भी इनको इजाज़त मिली थी, पहले भी वहाँ पे धरना किया है इन्होंने। अभी इनको इस्लामाबाद की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में और आउटर स्कर्ट्स में इनको इजाज़त मिली ताकि इस्लामाबाद के रिहायशियों की ज़िंदगी को मफलूज ना बनाया जा सके। और जिस तरह इन्होंने रोड ब्लॉक्स किए, जिस तरह ये एक सिक्योरिटी हवाले से सिचुएशन है और ये एक सिक्योरिटी थ्रेट है, ये सिक्योरिटी थ्रेट है आपकी नेशनल सिक्योरिटी को। यस, थ्रेट है एक पॉलिटिकल पार्टी को आपसे क्या? यस, यही एग्जैक्टली इस्तेलाह आपके लिए इस्तेमाल की जाती थी मुस्लिम लीग नून के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 1971 से मुताबिकत तो नहीं दी और हमने ये तो नहीं कहा कि गद्दार कौन, हमने ये तो नहीं कहा। हाँ, हमने अपने दौरे हुकूमत में या सॉरी दौरे ऑपोजिशन में आपने भी सवाल उठाए, हमने उन कैरेक्टर्स के बारे में आप लोगों ने कहा था ये भूख से भरे हुए जजेस हैं, और वो क्या आवाम के सामने नहीं आया? वो तमाम तर जज साहिबान, इज्जत माब जज साहिबान जिन्होंने अपना पार्ट प्ले किया। हलाल हैं, पीटीआई की हराम है, ये कैसे हो सकता है? देखें, वो एक इदारे को एज अ होल टारगेट करते हैं, वो स्पेसिफिक लोगों की नहीं बात करते हैं, वो चंद जजेस पे तनकीद करते हैं, वही जजेस जो उनको रिलीफ देते हैं फिर उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं। हमने तो नहीं हमने तो नहीं तारीफ किया करती थी कि जिन जजेस से आपको रिलीफ मिलता था वो आपको एक्सेप्ट क्या हमें साकिब निसार साहब ने रिलीफ दिया? बिल्कुल भी नहीं दिया। क्या हमें माजिद के साथ 2-3 और जज साहिबान हैं, खोसा साहब, उन्होंने रिलीफ दिया? बिल्कुल भी नहीं दिया। क्या देखें, हमें जितने भी जज साहिबान थे, ये वो एजाजुल एहसन साहब, मतलब मज़ार लीग में नकवी साहब, ये तमाम तर वो जज साहिबान हैं जो 2 तो उनमें से खुद रिजाइन करके गए हैं, जो चीफ जस्टिस बनने वाले थे एजाजुल एहसन साहब। तो हम तो नहीं कहते, हम तो कहते हैं कि जहाँ पे कोई गलत चीज़ हो रही हो, खा वो जुडिशरी से हो रही हो, खा वो इवन के विद इन द आर्म फोर्सेस हो रही हो, अगर कोई मखसूस शख्सियत है तो उसको पिन पॉइंट करें और बताएं। लेकिन ये एज अ होल इदारे के ऊपर एक तोहमत लगा देना, उनको टारगेट करना, ठीक, इसका जवाब भी हम लेंगे आगे चल के शुएब शाहीन से। लेकिन आपने कहा कि ये सिक्योरिटी थ्रेट है, आप कानूनी उमूर के तर्जुमान हैं, वज़ीर आज़म के, वज़ीर आज़म की काबीना का हिस्सा है। दैट मीन्स कि यू आर रिप्रेजेंटिंग कैबिनेट की सोच, यू आर रिप्रेजेंटिंग प्राइम मिनिस्टर की सोच। एब्सोल्युटली। तो प्राइम मिनिस्टर भी ये समझते हैं कि पीटीआई सिक्योरिटी थ्रेट है, तो पाबंदी लगा दें फिर इन पर। देखें, नहीं, पाबंदी भी ज़ेरे बहस और ज़ेरे गौर आ सकती है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी बतौर सियासी जमात, कुछ दिन पहले राना सनौला साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा कि ये वो जमात है जो 9 मई पार्ट 2 करने के लिए सोच रही है, और इनकी कुछ ऐसी हमें सिक्योरिटी एजेंसी से शवाहिद मिले हैं जो ये सोच रहे हैं कि 9 मई जैसा अफसोसनाक वाकया एक और कोई ये बर्पा करने जा रहे हैं। वो जमात जो एक नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट, जो इतना सेंसिटिव कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, जिस जमात का, जी बिल्कुल, जिस जमात के
बानी जो है वो अवाम के सामने उसको लहराते हैं, फिर कहते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं कि इसके साथ हमने खेलना है और खेला गया। ठीक। तो वो देखिए ये तमाम तर चीजें, इज दिस नॉट अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट? दिस इज एन आउटराइट नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। लेकिन साइफर का तो टाइम फिश हो गया ना। देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आप लोग अभी तक अपील में क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट? देखिए जब उसकी आएगी तो डेफिनेटली जब एक डिटेल जजमेंट आएगी, अभी तो जजमेंट ही नहीं आई। ठीक, उसकी आप जजमेंट लोग डिटेल जजमेंट का वेट कर रहे हैं? जब डिटेल जजमेंट आ जाएगी फिर आप लोग अपील में जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? प्रोसिक्यूशन उसको कंसिडर करेगी, और प्रोसिक्यूशन जब कंसिडर करेगी वो देखेगी कि अगर कोई लेकुनास थे, अगर कोई एविडेंस अप्रिशिएट नहीं हुआ और अगर कोई प्रोसीजर इरेगुलरिटी थी, उन तमाम चीजों को देख के हम डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट जाएगी प्रोसिक्यूशन। होल्ड ऑन टू दैट थॉट, आई विल कम बैक टू यू शोएब शाहीन साहब अगेन। आपको सिक्योरिटी थ्रेट कह रहे हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, जो कि वज़ीर-ए-आज़म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैबिनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कानूनी उमूर के माहिर हैं, कह रहे हैं कि जी पाबंदी आप पे ज़ेर गौर है, ये वज़ीर-ए-आज़म की सोच है, ये हुकूमत की सोच है। शोएब शाहीन साहब, देखिए पहली बात तो यह है कि मैं बैरिस्टर अकील साहब की इस ऑफ़र को आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से एक्सेप्ट करता हूँ कि परेड ग्राउंड में हम जलसा करने की हमें इजाज़त दे दें, टाइम दे दें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के बाद अब इनको कहें कि ये फिर भाग ना जाएं। दूसरी बात, जहां का 8 जून की बात, अच्छा यहीं पे रुक जाएं, यहीं पे आपको प्रोग्राम में इजाजत ले देते हैं, परेड ग्राउंड दे दें उनको जलसे के लिए। देखिए परेड ग्राउंड में क्या इन्होंने पहले जलसा नहीं किया, ग्राउंड भर ही नहीं सके। तो आपका मसला नहीं है ना, उनका मसला है ना। परेड ग्राउंड देखें, अगर खाली जगह रह जाए तो पीटीआई का मसला है। मैं आपकी ये गुजारिश जरूर वफाकी हुकूमत तक और कैबिनेट तक पहुंचाऊंगा कि आपको परेड ग्राउंड में इजाजत दे दी जाए। शोएब शाहीन साहब, अब आप लोग मूव करें, एक दरखास्त मूव करें इस्लामाबाद इंतजामिया को। उसके औकात तयन होंगे कि उस वक्त आपने करनी और उसके बाद पीसफुली डिस्पर्स होना है। अभी तक इजाजत नहीं दी। हमने हाई कोर्ट में रुजू किया, हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने नोटिस कर दिए और हमने कहा कि इस्लामाबाद के 4 जगह हैं जहां सैकड़ों की तादाद में जलसे प्रोग्राम हुए हैं, जहां हमने भी किए हैं। नंबर 1 F9 पार्क, नंबर 2 परेड ग्राउंड, नंबर 3 पिशावर मोड़ जहां मौलाना फजल रहमान ने 2 दफा धरना दिया, नंबर 3 जहां मंजूर पश्तीन ने दिया था वो तररोल के करीब। ये इन चारों में से कोई जगह हमें स्पेसिफाई कर दें। इन्होंने जो जगह 8 जून को दी है, 8 जून के लिए, वो रवात की वो जगह है जहां अगर गाड़ियां हम कोई 50 गाड़ियां 100 गाड़ियां ले जाए तो जलसे की जगह नहीं है। और अगर वहां कंस्ट्रक्शन हो रही है उस रोड की, अगर वहां से इस वक्त भी ट्रैफिक ब्लॉक होती है, अगर वहां से कुछ 200 गाड़ियां नहीं 50 गाड़ियां भी गुजर जाएं तो वो ट्रैफिक आपकी अगले 4 घंटे में। परेड ग्राउंड के लिए इजाजत तो कम से कम मेरे प्रोग्राम में बैरिस्टर अकील साहब ने आपको इतनी यकीन दहानी करवा दी कि वो नहीं वो आपको दे नहीं रहे जगह। वो कह रहे हैं कि हम आपको कहें उससे पहले ये को नोटिफिकेशन। देखिए मामला सब्जेक्ट है शोएब साहब, मामला सब्जेक्ट है 26 को फैसला तो आने देना। 26 को केस वापस ले लूंगा। नहीं तो वो कह रहे हैं मैं केस वापस ले लूंगा, आप एलोकेट कर दें जगह पहले। ये दरखास्त दें, विद कंडीशन गरीदा कि ये उस कंडीशन पे कि ये वहां से पीसफुली डिस्पर्स होंगे, ये वहां पे आके पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे और ये वहां पे आके डेरे नहीं डालेंगे, कंडीशंस फुलफिल करेंगे। गरीदा तमाम कंडीशंस जो एक मसला ही खत्म हो गया, पीसफुल गैदरिंग की होती हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, डीसी ने लिख के दी हुई है। तमाम कंडीशंस हम फुलफिल करने आपकी कंडीशंस मान गए, अब दे दे उनको इजाजत। बिल्कुल, दे दे उनको इजाजत। फॉर्मल एप्लीकेशन आ जाए, मैं खुद जो है वो कह रहे हैं कि फॉर्मल एप्लीकेशन मैंने दे रखी है। शोएब शाहीन साहब दे रखी है फॉर्मल एप्लीकेशन। मैं अभी एडमिनिस्ट्रेशन उस एप्लीकेशन पे इजाजत मिल गई इनको। गरीदा आपको भी भेजता हूं। अच्छा अभी भेजता हूं। नहीं वो कह रहे हैं कि पुरानी एप्लीकेशन पे तो आपको रवात की परमिशन मिली ना, 8 तारीख वाली। अब दोबारा उसके बाद की बात कर रहा हूं। उसके बाद की बात, उसके बाद भी आपने एक और भी भेजी है एप्लीकेशन को, जिसको रवात की इजाजत दी थी, हमने उसको कहा कि इट इज नॉट सूटेबल, ये रोड ब्लॉक होगी, लोगों को खतरा होगा, नुकसान होगा। उसके बाद वो कह रहे हैं बैरिस्टर अकील साहब अब कह रहे हैं, शोएब साहब बैरिस्टर अकील अब कह रहे हैं कि अब आप एक और एप्लीकेशन दे दें, उस पर वो आपकी तरफ से वकालत कर लेंगे काबीना में कि परेड ग्राउंड दे दी जाए, क्योंकि शोएब शाहीन साहब ने इजाजत वकालत करनी है 24 करोड़ अवाम के सामने इस प्रोग्राम के जरिए कोई एतराज नहीं है, दे दी है यकीन दहानी। प्रीवियस एप्लीकेशन में नहीं भी दे देता हूं, अगर आपको इससे नहीं दे दें आपकी, मैं उस सेटिस्फेक्शन के लिए भी तैयार हूं। ठीक है, नहीं दे देते मैं कल सुबह जमा करा दूंगा। और आपने कहा कि तमाम कंडीशंस पूरी करेंगे जो हुकूमत की होंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो और अगर पूरी ना हुई तो शेर साहब ये भी बता दें कि जिम्मेदार कौन होगा। जिम्मेदार हमारा जो शख्स आपको एप्लीकेशन देगा, हमारे इस्लामाबाद रीजन का प्रेसिडेंट होगा, ही विल बी रिस्पॉन्सिबल। हमने ऑलरेडी वो लिख के दिया हुआ है।
अच्छा ठीक है, चलिए। नहीं, इसमें थोड़ा सा वाइड करें ना, इसमें थोड़े से अपने जो इनके मेंबर नेशनल असेंबली है उनको भी डालें, इनके जितने इस्लामाबाद के जो वकला विंग के लोग हैं उनको भी डालें, ताकि फिर ये ना हो, चाहिए आपको, गारंटी हो ना, एक्सटेंडेड गारंटी चाहिए। शोएब शाहीन साहब, आप अपने एक बंदे पे तो पिन नहीं कर सकते ना। शोएब शाहीन साहब, आप खुद गारंटी देने को तैयार हैं? जब हम आपको ऑन बिहाफ ऑफ पीटीआई ऑथराइज्ड पर्सन आपको लिख के दे रहे हैं, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कह रहा हूं कि जो डिप्टी कमिश्नर ने ऑलरेडी टर्म्स एंड कंडीशंस लिख के हमें दी हैं, वो सारी की सारी मनोअन हम तस्लीम करने को तैयार है, जो कानून कहता है। वैसे दे देनी चाहिए, कह रहे हैं इसमें कोई कबाहत नहीं है। पाकिस्तान उसमें एक और भी है, कमिश्नर से अटेस्ट करा के ले रहे हैं या आपने अंडरटेकिंग, जब आप एक कंडीशनल वो हमें परमिशन देंगे, एनओसी देंगे, ये मुल्क हमारा भी उतना ही है, आपका भी उतना ही है, हर सब का मुल्क है। ये ऐसा ना करें कि इस मुल्क में आप लीगल फैलाएं। ये मुल्क सबका है, बट इस मुल्क का कानून भी फिर सबका है, अंडर सम लीगल रिस्ट्रिक्शन। उस पे ये भी लिखा है रात 8 बजे से पहले खत्म करना है जलसा। रात 8 से पहले जलसा खत्म करना है। ये कौन जलसे तो शुरू ही शाम के 7-8 बजे होते हैं। इस कदर शदीद गर्मी है, तो कहते हैं कि दोपहर तपती दोपहर धूप में ये जलसा करने के लिए तैयार है, दोपहर 2 बजे। ये कहते हैं इतना हमारे साथ ये आप ज्यादती कर रहे हैं। जलसा इतनी गर्मी में, जलसा स्टार्ट ही 7-8 बजे होता है, आप 8 बजे उनका क्या घर भेजना चाह रहे हैं, उनको करना क्या चाह रहे हैं? ये जरा कंडीशन आपको थोड़ी सी नरम करनी पड़ेगी। शोएब शाहीन साहब, ये तो मेरे प्रोग्राम में इस तरह का मुज़ाकरात का माहौल अगर हो जो हमारे प्रोग्राम में होता है, और ये आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है बैरिस्टर अकील साहब, बिल्कुल, कि आप लोग उनकी बात सुने, पीटीआई की, ऑपोजिशन की, जो उनकी रीजनेबल बातें हैं वो मान लें। अभी सेफ गाजा वाले भी बैठे हुए हैं ना, डी चौक के करीब ही, पिछले कई हफ्तों से बैठे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाजत देने में क्या कवाहत है? नहीं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है डी चौक वाला, इसलिए इनको इजाजत नहीं मिल सकती। सेफ गाजा दे देयर फॉर अ बिगर कॉज एंड दे देयर फॉर अ कॉज दैट्स द एंटायर वर्ल्ड इज एक्चुअली देयर फॉर दैट कॉज। करने गया हूं, वहां मैंने स्पीच की है, मेरे खिलाफ एफआईआर कट गई। आप मुझे बता दें, मेरे इल्म में नहीं है, मुसलमान मुल्कों में जहां मैं सिर्फ जाकर गजा मुसलमान फलस्तीनियों के हक में तकरीर करके आया हूं, मैं एफआईआर फेस कर, ये गलत है, ये बहुत, ये बिल्कुल गलत। मेरे अपने खिलाफ और सीनियर वकील ऑफ दिस सिटी जो कि हकीकी एमएनए है, ये अलग बात है कि जो कुछ इन्होंने कठपुतलियों को वहां बिठाया हुआ है। आप छोड़े इनकी हैसियत क्या है। इन लोगों ने इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क किया है, 9 मई का ड्रामा रचाया हुआ है। क्या हुआ 9 मई को सरगोदा में? सारे लोगों को ब्रीक किया आपने, जज को 7 घंटे आपने पाबंद रखा। वहां आप उसके घर के वालों के साथ जो कुछ बिहेव कर रहे हैं, जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जो कुछ इनके बारे में कहा है, जिस तर्ज अमल से आप इस मुल्क को चलाना चाह रहे हैं, ये नहीं चलेगा। आप सरगोदा की जेल से बाहर निकले, उठा के ले गए और कहा कि जनाब इन्होंने हमारे ऊपर डंडे मारे हैं, फायरिंग की है, पता नहीं क्या क्या किया है। वैसे इंतहाई एहतराम काम आप कानून और आइन के मुताबिक करने लग जाएं, इस मुल्क को तमाशा मत बनाएं। और ये ज्यादा देर ये रुकने वाला चलने वाला सीन नहीं है, ये नंबर आपका आने वाला है और आपका वो एहतसाब होगा कि आप यहाँ इस मुल्क में, ये आपके लीडर तो पहले भी भाग गए थे, अभी भी भाग जाएंगे। मुझे एक ब्रेक लेनी है। प्रोग्राम में बड़ी जबरदस्त डिस्कशन चल रही है बिटवीन शोएब शाहीन एंड बैरिस्टर अकील मलिक साहब, बट एक ब्रेक का वक्त हो चुका है। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ये किस बुनियाद पे आप कह रहे हैं कि नून लीग का नंबर दोबारा आने वाला है, पिटाई लगेगी इनकी? ये किस बुनियाद पे आप कह रहे हैं कि मार पड़ेगी इनको? इनका एहतसाब होगा। अच्छा, इनका एहतसाब, इनको जेलों में डालना पड़ेगा। इन्होंने जो यहाँ जराइम किए हैं, इन जराइम का हिसाब देना पड़ेगा। इनको जो इन्होंने फोर्ज इन्होंने बना के बैठे हुए हैं ना, फॉर्म 45, 47 2 नंबर, इसके जरिए ये सारी जिंदगी के लिए नाअहल होंगे। और न सिर्फ नाअहल होंगे कि इनको 8-8 साल 7-7 साल जेलों में भी भुगतना पड़ेगा। और सिर्फ ये नहीं होगा, जिन्होंने चार दीवारी की पामाली की है, जो इन्होंने मजालिम किए हैं, खा वो पंजाब की पुलिस हो, खा वो ये लोग जो कराने वाले थे, इन सबको हिसाब। मैं अब इसका जरा जवाब, तफसील से इसका जवाब ले लूं बैरिस्टर अकील मलिक साहब से। बैरिस्टर साहब, what goes around comes around? No, I wouldn't say that, and I think I've said this in many shows कि इन्होंने जो देखे, जो इनकी फसाइयत ज़्यादा सोच थी, जिस तरह इन्होंने लोगों को जेलों में नाहक डाला, बगैर मतलब झूठे मूठे केसेस बनाए, ये इनकी पार्टी की अगर क़यादत वहाँ पे मौजूद है अभी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने विजिट किया और मैंने देखा कि कौन सा ड्यू प्रोसेस वायलेट हो रहा है, कौन से आर्टिकल 10A की वायलेशन है और कौन से हकूक जो है वो सलब किए जा रहे हैं। माजरत के साथ जो मैंने वहाँ पे कोर्ट प्रोसीडिंग्स में ऑब्जर्व किया, मीडिया से बात करने के अलावा
कोर्ट प्रोसीडिंग्स में जीरो इंटरेस्ट किसी भी मुलजिम का वहां पे या किसी भी मुजरिम का, और कोई कतन कोई कंसर्न नहीं था कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बिकॉज माय फोकस वाज ओनली कोर्ट प्रोसीडिंग्स। एंड उसके अलावा बस ये है कि मीडिया के सामने हमने क्या बात कहनी है और क्या करना है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक एंड फेयर विद दिस यू नो द एंटायर प्रोसीडिंग्स, जो मैंने वहां पे देखा तमाम तर हुकूक मुयसर हैं, तमाम तर वहाँ पे एक दरबारी सिस्टम निज़ाम चल रहा है। अच्छा। लोग आते हैं, मुलाकातें करते हैं, इनको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि वहाँ पे जेल ट्रायल हो रहा है कि लोगों की मुलाकातें हो जाती हैं, वरना नहीं तो एक दिन मुख्तस है मुलाकात के लिए। वहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज तय हो रही हैं जेल में बैठे हुए। ठीक, तो अगर ये रूल्स की खिलाफ वर्जी हो रही है तो आप बंद कर देंगे? मैंने तो नोटिस, बिल्कुल मैंने नोटिस किया, और ये देखिए मुलाकात से नहीं रोका जा सकता। और मुलाकात के अंदर की डिस्कशन जेल मैनुअल में सिर्फ एक दिन की मुलाकात है और वहाँ पे 6-6 दिन मुलाकातें अगर हो रही है तो बंद कर दें। नहीं देखिए, उसमें भी ये है, आप लोग डरते किस चीज से? वहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल नहीं डरते। वहाँ पे ये है नहीं, आप लोग फिर इमरान खान से डरते हैं या तो? बिल्कुल नहीं डरते। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल भी नहीं डरते। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये लोग, क्योंकि इट्स इवन दो इट्स अ जेल ट्रायल, वहाँ पे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स वो ओपन है। वहाँ पे जो वकीलात जाते हैं, इनके वकीलात जाते हैं जो कि शायद उस केस में वकील भी नहीं है, वहाँ पे उनको जाने दिया जाता है। ये इशू नहीं है। इशू इनका ये है कि अगर अभी बजट प्रेजेंट हुआ, आपने देखा अभी बजट के ऊपर डिस्कशंस होंगी, काश ये नेशनल असेंबली में इनके जितने भी मेंबर्स हैं वो खामोशी से बजट के ऊपर की तकरीर वजीर खजाना की सुन लेते, इन्हें समझ आ जाती कि मुल्क के ये जैसे तैसे हालात थे, जिस तरह मुश्किल और कठिन जो फैसले हमने किए, और उसके बाद अभी थोड़े बहुत उसके समरात है। बजट के बाद तो पीटीआई ने बड़ा हल्का हल्का एहतजाज किया है। बड़ी देखिए, मैं समझता हूं इनको हल्के हल्के एहतजाज की ढोलकी बजाई है, वरना तो ये आपको तकरीर नहीं करने देते। डिस्कशन होनी है इस बजट के ऊपर, क्योंकि ऑपोजिशन की साइड से भी होनी है। ऑपोजिशन विल हैव नथिंग टू ऐड टू दिस बजट, और इसकी वजह यह है क्योंकि इन्होंने सुना ही कुछ नहीं, इन्होंने देखा ही कुछ नहीं। But they have the budget copies, na? They have the entire budget document with them. But they should have the patience to listen to the other side as well. कि यार उन्होंने अगर कोई बजट प्रेजेंट किया है जिसमें 20 चलें, ऑपोजिशन को तो छोड़ दें, आपके अपने एलाइज आपसे नाराज हुए हैं बजट पे, पीपल्स पार्टी नाराज है, एमक्यूएम नाराज है आपसे। अलामतन वो 4 बंदे आके उनके बैठ के थे, ऑब्वियसली जिसमें खुर्शीद साहब, जी खुर्शीद शाह साहब थे, लेकिन बिलावल भुट्टो डेलिबरेटली वहां से अलामतन नहीं आए। और मैंने ट्वीट भी किया था, मैंने कहा कि ये इतना मुश्किल वक्त है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, वी आर टेकिंग हार्ड डिसीजंस। अभी हमारे इत्तेहादियों को हमारे साथ ये मौका नहीं था कि हमारे साथ जो है कोई आर्म ट्विस्टिंग की जाती है। आपने सैलरीड क्लास को किसी सेविंग के काबिल नहीं छोड़ा, इतना टैक्स आपने लगा दिया, सारे के सारे टैक्स आपने तनख्वाह तबके से निकालना है। नहीं फिर क्या ये भी एक बड़ा जो है ना गरीदा, एक गलत तासुब दिया जा रहा है इसमें। अच्छा? ऐसी बात नहीं है। देखें, हम जो इम्प्रूवमेंट्स लेके आए हैं, इम्प्रूवमेंट्स क्या हैं उसमें 27% जो है बिस में इंक्लूजन हुई है, उसकी जो गरीब लोगों को पैसे जाने हैं, जो एक्चुअल बेनिफिशियरीज हैं इस बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के, बिस प्रोग्राम के। सेकेंडली, जो बीआईएसपी में तनख्वाहदार तबका शामिल नहीं है, आप चाहते हैं कि तनख्वाहदार तबका भी बीआईएसपी में शामिल हो जाए। देयर आर नो सेक्रेड काउज व्हेन इट कम्स टू टैक्सेशन। अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी आपकी पड़ी हुई है सारी, वहां से आप टैक्स लेते नहीं हैं, एग्रीकल्चर से आप टैक्स लेते नहीं, रियल एस्टेट पे आपने कोई टैक्स लगाया नहीं है। नहीं, रियल एस्टेट पे लगा है, रियल एस्टेट पे माफियाज को आपने खुला छोड़ के रखा है। देखिए ना, एक लेट फाइलर है, एक फाइलर है, उस पे रियल एस्टेट पे प्रॉपर्टी टैक्स लगा है, और एक नॉन फाइलर है, जो कि मैं प्रिंसिपली एग्री नहीं करता इस पूरी कैटेगरी से कि दुनिया का एक वाहिद मुल्क है जहां पे नॉन फाइलर की भी एक कैटेगरी है, और उसमें वो इफ ही इज अर्निंग 100 रुपीज, वो 45 रुपया उसमें से टैक्स अदा करेगा किसी न किसी मद में। इन हालात में जो बेहतरीन बजट दे सकते थे, हमने वो दिया। अच्छा, शुएब शाहीन साहब, ये एक वैलिड एतराज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कि आप लोगों ने एक तो अपना शैडो बजट प्रेजेंट नहीं किया। नॉर्मली ऑपोजिशन हमेशा करती है, हुकूमत का बजट प्रेजेंट करने से पहले वो अपना इकोनॉमिक वाइट पेपर लेके आती है, बताती है कि हमारी तजावीज़ ये हैं। चले, वो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, आप कम अज़ कम कौमी असेंबली में तो करते। ईद से पहले तक जितना भी पार्लियामान के दोनों ऐवानों में जितने डिस्कशन नजर आई, कोई तजावीज़ पीटीआई की तरफ से नहीं आई। नाउ कैन वी होप कि ईद के बाद जब रिज्यूम होगा बजट का सेशन, तो आप लोगों की तरफ से सॉलिड कोई सजेशंस आएंगी इकोनॉमिक? जी, आप बिल्कुल वेट करें, आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की हमारी मीटिंग्स जारी हैं, और उसके ऊपर हमारी जो पार्लिमानी कमेटी है उन्होंने बना लिए हैं अपनी तजावीज़। इंशाल्लाह आपको बेहतरीन अंदाज में आपको डिफेंड करते हुए नजर आएंगे, और आपको प्रपोजल्स भी देंगे। और शेडो बजट कभी भी किसी भी अपोजिशन ने इससे पहले कभी भी नहीं दिया, इसलिए
इसकी कभी भी जरूरत नहीं पड़ी। और नेक्स्ट आपको एक बात नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा देती रही है, कम से कम हुकूमत के बजट से पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हुई है, लेकिन शेडो बजट की सूरत अगर आप उसको कहें तो वो नहीं दिया। हाँ, हम आपको प्रपोजल्स भी देंगे, हम आपको अपना पॉजिटिव जो भी सिचुएशन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बनता है वो देंगे, लेकिन देखें 2800 अरब पे आपने डिफेंस के लिए रख दिए, मतलब जो 2100 है उसमें अगर बाकी चीज़ें शामिल करें कम्प्लीटली इन ऑल रिस्पेक्ट तो वो 2800 बनता है। और आपने उसके मुकाबले में सेहत का क्या रखा, आपने तालीम के लिए क्या रखा, बाकी चीज़ें क्या रखी, वो मेरा ख्याल है कि ये, और फिर आपने जो टैक्स लगाए हैं तकरीबन 360 के करीब आपने सैलरीज पर्सनस को लगा दिए, और उसके अलावा ज़राअत को आपने सिर्फ 4 अरब रखे हैं, और उसके अलावा आपने जो सनतकार हैं उनका जो है वो लेस देन 100 है। तो इस तरह की जो सिचुएशन आपने क्रिएट कर रखी है, मेरा ख्याल है कि ये एक मिडिल क्लास को मज़ीद तबाही की तरफ ले जाने की पोजीशन है। वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट दी है कि आपके मुल्क की 9.5 करोड़ आबादी सतह गुर्बत से नीचे चली गई है, और बल्कि साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आपके जो बजट की अगले जो साल है उसमें एक्सपेक्टेड उन्होंने 1.5 करोड़ अफराद मजीद सतह गुर्बत से नीचे जाने का उन्होंने इंडिकेशन दी है। आपके पास क्या प्लान इसमें आपने दिया है उन लोगों को अपग्रेड करने के लिए, या कम से कम अगला जो 1.5 करोड़ अफराद जाने वाला है उसको बचाने के लिए? मजीद आपने बिजली महंगी कर दी, मजीद हर चीज़ पे आपको टैक्स लगा दिया, आपने गाड़ियाँ इतनी महंगी कर दी, आम आदमी के लिए ख़रीदना तो तस्वर से भी बाहर हो गया है, और फिर आपने पेट्रोलियम पे फिर वो मजीद टैक्स को बढ़ा दिया है, आपने सेल्स टैक्स को बढ़ा दिया है। गरीब आदमी एक साबुन लेने जाता है उसके ऊपर भी वो 18-19% वो जो है वो टैक्स देगा, सेल्स टैक्स देगा, और एक आम आदमी की जिंदगी चीनी मजीद महंगी कर दी है, दूध मजीद महंगा कर दिया है, आम इस्तेमाल की चीजें जो ग्रोसरी आइटम्स है एक मिडिल क्लास तबके के वो सब महंगे हो गए। कम करना, लेकिन ना इन चीजों को तो कम करना है अगर आपने महंगाई कम करनी है, ये तो अच्छा फिर आमदनी बढ़ाने का कोई जरिया नहीं है। गैस 350% बढ़ा दी गई है, बिल्कुल ऐसे। इस तरीके से आम आदमी अगर वो उसकी कुव्वत खरीद ही खत्म हो जाएगी तो आप उसके मसले के हल नहीं कर सकते, वो मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता। ये मिडिल क्लास ही होती है जो मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो ड्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है ना, जो वाकई जिसको पब्लिक सपोर्ट की गवर्नमेंट होती है, वो कुछ स्ट्रॉन्ग फैसले कर सकते हैं। इनके पास तो ना पब्लिक सपोर्ट है ना ये इलेक्टेड है, ये कठपुतलियों की तरह मुसल्लत हुए हैं, रिजेक्टेड लोग हैं, एस्टैब्लिशमेंट ने इनको मुसल्लत किया हुआ है, ये क्या मुल्क की खिदमत करेंगे? और सबसे बढ़कर ये $18 बिलियन मुफ्त मराद जो ले रही है शाखिया हमारे मुल्क की, वो उनको एक कट लगाओ ना, उस पर कम करो। आप उसके ऊपर उनकी तो ये आपका वैलिड पॉइंट है, क्या उनको बल्कि बढ़ाए जा रहे हैं, ये आपका वैलिड पॉइंट है। मरात और याशियां कराए जा रहे हैं। ब्रेक का वक्त हो चुका है, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, एक तो इन पॉइंट्स का जवाब दे दीजिएगा। शरह सूद अभी भी आपकी 20% पे बरकरार है, इस पे कारोबार नहीं हो सकता। ताजरों से मेरी बात हुई है कल के बजट के बाद, वो इस पे बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, और वो कह रहे हैं कि इस बजट के बाद हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। प्लस जो एक मिडिल क्लास का जो बास्केट है, ग्रॉसरी बास्केट, वो सारी की सारी बढ़ गई है। इन इकोनॉमिक कंडीशंस के साथ आप समझते हैं कि आप अकेले मुल्क को चला लेंगे? अभी आपको पाकिस्तान तरीके इंसाफ से बात करने की, अपोजिशन को शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, इनके बगैर भी मुआशी इस्तेहकाम आ सकता है? नहीं, सबसे पहली बात यह है कि मैं थोड़ा सा इस पॉइंट को ज़रूर लूँगा, जिस तरह इन्होंने बात की कि डिफेंस का बजट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया। माज़रत के साथ ये आदाद शुमार उठा के देखें, ये देखें कि 80 की दहाई से अगर उसको GDP के साथ कंपेयर किया जाए तो वो मुसलसल गिर रहा है। उनका जो बजट है वो कम हुआ है, वो कभी ज़्यादा नहीं, मे बी इन फिगर्स आपको ज़्यादा वो लग रहा है, लेकिन उसका अगर प्रॉपरली उसको कंपेयर किया जाए इकोनॉमिक लेंस से देखने के लिए, अभी पिछले साल का ही देख लें आप, बजट 7.6 था, और उससे कम होके इस साल के बजट में 5.69 जो है ये परसेंटेज कम हुई है डिफेंस बजट में। तो दीगर जो एक बात की शुएब शाहीन साहब ने कि यहाँ पे चीनी के ऊपर या दूध के ऊपर या साबुन के ऊपर, ऑब्वियसली देखें ये वो चीज़ें हैं जो इस्तेमाल होती हैं, लेकिन दूध की भी ऑब्वियसली जो खुला दूध लेते हैं, ऑब्वियसली वो असल तो इशू ये है ना कि खुले दूध के ऊपर तो नहीं लगी, ये वो हैं जो कंपनीज बना रही हैं, पैकेट्स में बना रही हैं, उस दूध के ऊपर, लेकिन जो प्रोसेस्ड मिल्क है या ऑब्वियसली वो एलीट क्लास के यूज का नहीं है, मिडिल क्लास के कमोडिटीज हैं ये। एलीट क्लास का नहीं है, पैकेज दूध भी मिडिल क्लास की कमोडिटी है। देखें मैं उसमें लोअर मिडिल क्लास भी इसको इस्तेमाल करती है। देखें लोअर मिडिल क्लास
मिडिल क्लास, इनके लिए जो है मेजॉरिटी जो इस्तेमाल करते हैं खुला दूध ही इस्तेमाल करते हैं, खुली दही खुला दूध। चीनी जहाँ तक बात है, चीनी अगेन आई मीन आई थिंक चीनी को शायद महंगा नहीं होना चाहिए था, लेकिन चीनी महंगी हुई एंड दैट्स अ प्रिंसिपल पॉइंट। क्योंकि माफिया को फायदा पहुंचा है उसमें, शुगर माफिया को फायदा पहुंचा। अगर पहुंचा है तो देखिए उसकी प्रॉपर क्लियर कट एंड डेफिनेट फायदा शुगर माफिया को। आई थिंक अगर पहुंचा है तो इसकी ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन, अगर देखें ना कोई बात सामने आती है, कोई स्कैंडल सामने आती है तो हम देखें, हम उसकी ऑब्वियसली गवर्नमेंट रिस्पांसिबिलिटी लेगी। जहां तक उन्होंने बात की दीगर चीजों के ऊपर कि इस बजट के अंदर जो है कोई बेहतरी नहीं आई, माजरत के साथ जो शरह सूद की आपने बात की वो इस बजट से पहले 1.5% कम हुई है। वो भी आप मतलब देखें ना, कुछ तो आवाम के सामने ये हकायक भी रखने चाहिए। मिनिमल जिससे उससे फायदा क्या है, उससे आपकी लैंडिंग जो है, जो बैंक से जिसने कारोबार करना है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, वो एक अच्छी बात है, मुस्बत बात है। हमारा ये एम है कि 3.6% जो है हम जीडीपी ग्रोथ पे लेके जाएं, इस पे कोई हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। और जो इवन के पेट्रोल के ऊपर आप बात कर रहे हैं कि लेवी लगनी है, और उस पेट्रोल की भी चुकी है वो 80% से बढ़ा के 80। वो देखें इन स्टेप्स होगी। आलमी मार्केट में भी तेल की कीमतें कम हो रही हैं, वो उसके साथ मैनेज हो जाएगी, उसमें कोई इतना इशू नहीं है। आपको मैनेज करने की जरूरत क्यों है? एक तरफ आप पेट्रोल प्राइसेस कम करते हैं, वहां से आप लेवी बढ़ा देते हैं, तो आप इक्वलाइजर कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। इक्वलाइज नहीं कर रहे। आई थिंक इसमें बेसिकली थोड़ा सा ये देखना है, कीमतें कम हो रही हैं तो आप लेवी क्यों बढ़ा रहे हैं? फिर हमें देखें ना, सर्टेन कंडीशंस भी हैं, हमें खुद भी देखना है कि गवर्नमेंट किधर से जो है अपने टैक्स नेट को वाइडन करके अर्निंग भी तो करनी है। अभी फिलवक्त तो आपके करनी है आवाम का गला घोंट के नहीं, आवाम का गला घोंट के पेट्रोल कम हो रहा है तो आप फिर भी बढ़ा गरीब आवाम को, ये आवाम दोस्त बजट है, गरीब आवाम को हमने इसमें, इसको आवाम दोस्त बजट ना कहें। गवर्नमेंट सैलरीज देखें आप, उसमें जो गवर्नमेंट क्लासेस हैं, जो टेयर्स हैं, से इफ नॉट कंट्रोवर्शियल बट स्टिल कॉन्टेंशियस किस्म का बजट है, व्हिच इज नॉट सैटिस्फैक्टरी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जितना भी बोझ है वो सारा मिडिल क्लास पे डाला हुआ है इसके अंदर, और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स कम नहीं हो रहा है। नहीं, गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर्स कम किए हैं अपने, ये तो नहीं। अभी इसके बाद एक हमारी कमेटी बैठेगी जिसमें फिजल आउट करेंगे कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं जो गैर जरूरी हैं, कहां से हमें ऑस्टेरिटी मेजर्स को किक इन करना है और कहां से खर्चा कम करना है। कैबिनेट में बढ़ाने जा रहे हैं, तौसीह करने जा रहे हैं ईद के बाद। कैबिनेट में ऑब्वियसली तौसी होगी, लेकिन जो मिनिस्ट्रीज इररेलेवेंट हैं, मैं समझता हूं कि जो डिवॉल्व हो गए हैं सब्जेक्ट, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हो गए हैं 18वीं तरमीम के बाद, उनको ऑब्वियसली डिवॉल्व किया जाएगा। आल्सो इंक्लूड सैयद हसन मुर्तजा साहब ने ज्वाइन किया है। थैंक यू वेरी मच सर प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। हसन साहब, ये ईद से पहले जो पंजाब का बजट आया है, सेंटर की तरह पीपल्स पार्टी ने पंजाब में भी गैर हाजिरी दिखाई और एक तरह से साथ नहीं दिया, तो वजह क्या है? आप लोग एकदम से नाला खिंचे क्यों नजर आ रहे हैं नून लीग से? हत्ता के इज्जत बिल का मामला, अब बजट का मामला। देखें, ये सियासत है, यहाँ पे हम दो मुख्तलिफ नजरियात की सियासी जमातें हैं और हमारा अपना अपना मैनिफेस्टो है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना तो डेफेमेशन बिल पे कोई कंप्रोमाइज कर सकती है, ठीक, ना आज़ादी राय पे कोई कर सकती है, ना ही किसी किस्म का हम बजट के अंदर, अगर उस बजट को, ठीक है आपके पास इस वक्त जो चैलेंजेस हैं वो भी बहुत सख्त होंगे, IMF के फैसले भी बड़े सख्त होंगे, लेकिन इसके बावजूद ये कौम हमारी है, हमने इसको अगर कुछ नहीं देना, कोई रिलीफ नहीं देना, तो यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ये चीज अफोर्ड नहीं करती। हमने अपनी सियासत करनी है, हमने अपने हलकों में जाना है, हमने खुद अवाम को जवाब देना है, ठीक। तो इसलिए हमारा एक एहतजाज है, कोई हम ना उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, ना कोई उनको हम छोड़ने की धमकी दे रहे हैं, ना हुकूमत को कमजोर कर रहे हैं, लेकिन एक चीज की यहाँ सख्त जरूरत है। जैसे अभी सारी गुफ्तगू हो रही थी और शाहीन साहब भी जो बात कर रहे थे, ये इस तरह पता नहीं क्यों है कि जो हुकूमत में होता है उसको सब अच्छा नजर आ रहा होता है और जो अपोजिशन में बैठा होता है उसके हजार तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। यही बजट मैंने कोई 3-4 बजट देखे जो PTI ने दिए और वो इंतहाई सख्त बजट थे, कोई रिलीफ नहीं था उनमें। मैं तो कहता हूँ कि एक ट्रुथ कमीशन बनना चाहिए, जो पिछले 76 साल का हिसाब किताब तो हो, कोई पता तो चले। हम गवर्नमेंट में आते हैं, हमारी कश्मीर पॉलिसी और हो जाती है, हम गवर्नमेंट में आते हैं, हमारा बजट डॉक्यूमेंट जो है वो बिल्कुल ही हमारा डिफरेंट हो जाता है कि ये होना चाहिए था। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है, आपसे चूंकि रिक्वेस्ट बिल्कुल प्रोग्राम के आखिर में की गई है, लेकिन आपके पॉइंट्स बिल्कुल वैलिड हैं, पॉइंट्स वेल टेकन। और बजट की डिबेट अभी चलनी है, अगले हफ्ते दोबारा चलनी है, तो आपको इंशाल्लाह सहमत देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सैयद हसन मुर्तजा साहब, शुएब शाहीन साहब, बैरिस्टर अकील मलिक साहब। ये था आज का प्रोग्राम। आज से इंशाल्लाह मंडे 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफिज़।